नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों को, अगर आपकी जानकारी आपके लायक है, आपके उपयोग की है तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले आज मौलिक अधिकारों के बारे में। और मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम जो चर्चा है, मौलिक अधिकारों की जो सर्वप्रथम चर्चा है, ब्रिटेन में एक 1215 में एक मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र दिया गया था, अधिकार पत्र जारी किया गया था और जो किसानों के लिए था, किसानों को अधिकार दिया गया था इसके माध्यम से। तो सबसे पहले तो यहाँ चर्चा होती है। उसके बाद में 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 3 नारे दिए गए थे मौलिक अधिकार संबंधित। एक था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये नारे दिए गए थे। फ्रांसीसी क्रांति जब 1789 में हुई थी तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व 3 ये शब्दों के नारे दिए गए और इनके आधार पर स्वतंत्रता मांग की। अब जो भारत में सबसे पहले जो लिखित अभिव्यक्ति दी गई मौलिक अधिकारों के बारे में, तो लिखित अभिव्यक्ति सबसे पहले अमेरिका के द्वारा दी गई। लिखित अभिव्यक्ति अमेरिका के द्वारा दी गई और हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। अब क्या होता है कि भारत में सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम भारत में स्वराज विधेयक में इनकी मांग करी थी। उसके बाद में जब 1928 में मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। नेहरू रिपोर्ट उसमें भी इनकी लिखित मांग करी गई थी। तो ये तो इनकी एक स्थिति थी प्रारंभिक रूप में कि किस प्रकार से मौलिक अधिकारों का शुरुआत में किस तरह से व्यवस्था थी। तो सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर मैग्ना कार्टा नामक एक अधिकार पत्र जारी किया गया किसानों के लिए, और फिर 1889 के अंदर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 3 नारे दिए गए, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना के लिए दिए गए थे। इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में मांग करी थी स्वराज विधेयक के तहत, और उसके बाद में जो है पंडित जो नेहरू थे, कहने का मतलब मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928 में। तो उस समय ये रिपोर्ट में भी इस तरह की मांग की गई थी। तो अब आगे हमारे जो ये मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार को हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। इनको मौलिक अधिकार कह सकते हैं, मूल अधिकार कह सकते हैं, और इसके अलावा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और भारतीय संविधान का अधिकार पत्र भी इसे कहते हैं। तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद तक इनका विस्तृत वर्णन दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद के अंदर वर्णित है। तो अब हम इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर की प्रकृति नकारात्मक है लेकिन वाद योग्य है, मतलब न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। अब जो आपातकालीन स्थिति के दौरान हमारे अनुच्छेद, जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे 2 अनुच्छेद हैं 20 और 21 जिनको आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी सभी मौलिक अधिकार जो है आपातकालीन स्थिति में निलंबित कर दिए जाते हैं। अब इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो मूल संविधान था उसके अंदर मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान के अंदर, जिनके अंतर्गत
44वां संविधान संशोधन जो हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, तो हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। हम बात कर रहे हैं हमारे मूल संविधान में, मूल जो संविधान था उसके अंदर 7 मौलिक अधिकार थे, जिनके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ये जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे 1978 में इसे यहाँ से हटा करके और 300 अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक केवल विधिक कानून बना दिया गया है, विधिक कानून बना दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो संपत्ति का अधिकार था, हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, उनमें से जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा करके 300 अनुच्छेद 300 के अंदर इसके जोड़ करके एक विधिक कानून मात्र बना दिया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे मूल अधिकार वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका विस्तृत वर्णन है। अब हमारे संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो पहला मूल अधिकार है जो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा जो हमारा अधिकार है। चौथा है शोषण के विरुद्ध हो गया, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा चौथा संविधान मूल अधिकार है। पांचवा है संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये हमारा पांचवा संविधान। जो छठा है यानी कि 6 नंबर का जो हमारा है वो है संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम देख रहे हैं हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कुल मूल 7 थे, उनमें से एक 6 नंबर एक जो मौलिक अधिकार है वो हटा दिया गया है, जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसे हटा करके 300 अनुच्छेद 300 के अंदर इसको जोड़ करके एक विधिक कानून मात्र बना दिया है। अब हमारे जो शेष 6 बचे वो संवैधानिक जो मूल अधिकार हैं वो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब मैंने बात करी थी कि ये 12 से 35 में है, तो 12 जो नंबर का अनुच्छेद है उसके अंतर्गत है राज्य की परिभाषा, और जो 13 है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। ये 2 तो हैं 12 और 13 में, और जो बचा हुए हैं यानी कि अब शेष जो हैं 14 से 18 में समानता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, और जो 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है,
और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 29 और 30 में जो है वो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 अनुच्छेद में है। तो अब आप पूछेंगे कि 31 में क्या है, जो 31 अनुच्छेद है उसमें क्या है। तो 31 अनुच्छेद जो है उसमें हमने एक अधिकार हटा दिया है जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो था वो अनुच्छेद 19 में था, संपत्ति का अधिकार। शेष रहे 32 के बाद में 33, 34 और 35 जो अनुच्छेद है उनके अंदर सैन्य अधिकार दिए गए। सैन्य अधिकार यानी सेना से संबंधित जो अधिकार हैं वो यहाँ दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार हैं जिनके समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरोध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, और अंतिम जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे मूल 6 अधिकारों के बारे में हमने मौलिक 6 अधिकारों के बारे में पढ़ा है। अब हम विस्तृत अध्ययन इनका करेंगे। तो समानता का अधिकार का जो वर्णन है संविधान के अंदर 14 से 18 अनुच्छेद तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर के आर्टिकल 14 से लेकर के 15, 16, 17 और 18 यहाँ तक है। तो सबसे पहले तो है कि विधि के समक्ष समता, समानता। इसमें है भेदभाव का निषेध, लोक नियोजन एवं सरकारी नौकरियों में समानता। सत्रह में है अस्पृश्यता का निषेध, और 18वें में जो है वो है उपाधियों का अंत। तो कुल मिलाकर के हमारा जो समानता का अधिकार है उसमें 5 अनुच्छेद हैं, और 5 अनुच्छेद में सबसे पहले जो 14 नंबर का है 14, आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में है कि विधि के समक्ष सबको समान समझा जाएगा। अर्थात कानून के सामने सब समान होंगे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो निम्न कास्ट का हो, चाहे उच्च कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, भारतीय नागरिक हो या अन्य नागरिक हो, सबको विधि के समान समझा जाएगा। ये पहला आर्टिकल 14 कहता है। दूसरा कहता है आर्टिकल 15, वो कहता है कि भेदभाव का निषेध, कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान समझा जाएगा, चाहे लिंग के आधार पे, किस किस के भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मान लीजिए वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान, अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी देश में, अन्य देश में जन्मा हो, पाकिस्तान में जन्मा हो या साउथ इंडिया में जन्मा हो, फिर नॉर्थ इंडिया वाले उसका विरोध करें, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी जन्म स्थान पे हो वो सभी समान होंगे। और धर्म के आधार पर वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, चाहे ईसाई धर्म को, मुस्लिम धर्म को, हिंदू धर्म को, किसी को मान सकता है। तो जिस धर्म को मानता है वो सभी धर्म को, हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इसलिए सभी धर्मों को समान महत्व हमारे देश में दिया जाता है। तो किसी भी धर्म के आधार पे, किसी प्रकार पे, किसी भी जाति का हो, चाहे वो निम्न जाति का हो, चाहे उच्च जाति का हो, या उसकी जाति वाले बहुत अधिक व्यक्ति हो, बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, सबको समान समझा जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आता है सरकारी नौकरियों में और लोक नियोजन में समानता। तो इसमें कुछ एक विशेष आरक्षित वर्ग का अलग सिस्टम है, क्योंकि आप कहोगे कि SC और ST या अन्य कोई भी आरक्षित वर्ग है
उसे यहाँ आरक्षण दिया जाता है, तो उसमें समानता नहीं रहती है, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक विशेष नियोजन है कि अगर कोई व्यक्ति, इसकी दो शर्तें हैं, एक तो विशेष रूप से पिछड़ा हो। आरक्षण किसको दिया जाएगा? जो विशेष पिछड़ा हो। किससे पिछड़ा हो? शैक्षिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा है तो वो आरक्षण का पात्र होगा। और इसके लिए अलग से प्रावधान है, एससी और एसटी के लिए आरक्षित होता है। तो आरक्षित होने के लिए एक विशेष प्रावधान है कि वह पहली बात तो विशेष पिछड़ा वर्ग से हो और उसे राज्य के अधीन पदों में मतलब अवसर नहीं मिला हो। और उसके अंदर दूसरी बात यह है कि राज्य के अधीन जो पद हैं उनमें उसे समान अवसर न मिला हो, समान अवसर न मिला हो। तो वहाँ ये दो शर्तें हैं जिनके माध्यम से आरक्षित किया जाता है। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि लोक नियोजन और सरकारी कर्मचारियों को नौकरियों में समानता, कहने का मतलब है कि जो किसी भी प्रकार का या कोई आरक्षित वर्ग का जो व्यक्ति है वो उसके 70% पे सिलेक्शन हो जाता है, जबकि जनरल कास्ट वाले के 80% में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उसका कारण ये नहीं समझा जाए कि भाई किसी प्रकार का उनमें भेदभाव है। उससे किसी जाति विशेष को या किसी भी व्यक्ति को ऊपर उठाने का कोई मतलब नहीं है। केवल सरकार का या मूल अधिकारों के तहत दिए गए निर्देशों का ये मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसे समाज के सभी सदस्यों के समान समकक्ष लाना होता है। और राज्य का अधीन पद में उनको अगर समान अवसर नहीं प्राप्त हुए तो उनके लिए ये मिला हुआ कानून है। अब आते हैं हम अस्पृश्यता के द्वारा। अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता का अगर आप मतलब समझे मोटे तौर पे तो होता है छुआछूत। छुआछूत तो ये अब पुरानी बातें हो गई हैं, क्योंकि छुआछूत जो है वो पहले पूर्व समय में बहुत अधिक मानी जाती थी। बहुत से लोग जो हैं कुछ जातियों को अछूत समझते थे, उनके हाथ नहीं लगाते, उनका खाना नहीं खाते, उनके पास नहीं बैठते थे, ये समस्या थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति बहुत सुधार में है। शहरों में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सुधार आ रहा है। तो अस्पृश्यता का निषेध, इसलिए हमारे मूल अधिकार में जो समानता का अधिकार ये कहता है कि सभी व्यक्ति समान होंगे, किसी के साथ किसी प्रकार की छुआछूत वाला भेदभाव नहीं। छुआछूत के अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के तहत इसे अपराध माना गया और 1976 में इसमें अनेक संशोधन हुए और 1989 में यानी 1989 में इसे और सख्त कर दिया गया, सख्त कड़ा कानून कर दिया गया, सख्त कानून बना दिया गया। और SC ST एक्ट जो है वो लागू किया गया। अस्पृश्यता का मतलब है जाति के आधार पर भेदभाव करना, तो इसे आजकल सख्त कानून बना दिया गया है। अब आता है अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी कि केवल शैक्षिक और सैन्य उपाधि के अलावा कोई और उपाधि नहीं ली जा सकती। शैक्षिक व सैन्य अतिरिक्त कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। यानी कि उपाधियों का अंत का मतलब है कि शैक्षिक व सैन्य उपाधियों के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि नहीं दी जा सकती। अगर कोई विदेशी राज्य से किसी को उपाधि मिल रही है, कोई भी पुरस्कार मिल रहा है और कुछ मिल रहा है, विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती।
उपाधियों का अंत में है कि शैक्षिक और सैन्य उपाधियों के अलावा कोई उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। जैसे कि अगर सैन्य में बात करें तो ब्रिगेडियर है और कर्नल है, ये उपाधियाँ होती हैं तो ये दी जा सकती हैं। और शैक्षिक प्रयोजन में जैसे PhD करा तो डॉक्टर लगा सकता है। और ये जैसे मान लीजिए कि इसके अलावा और भी कोई उपाधि हैं तो वो नहीं दी जा सकती हैं, केवल शैक्षिक और सैन्य। क्योंकि पहले के समय में महाराजा धीराज की उपाधि लेते थे, राव की उपाधि लेते थे, अन्य अनेक उपाधियाँ थी, विक्रमादित्य, ऐसे कई अनेक उपाधियाँ थी जो लेते थे। लेकिन आजकल वो उपाधियाँ प्राप्त नहीं होती, हमारे संविधान में ऐसा कहा गया, केवल शैक्षिक और सैन्य उपाधियाँ ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विदेशी राज्य में अगर किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि बिना पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति के वो किसी प्रकार की कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने मौलिक अधिकारों का पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करी है, एक एक अनुच्छेद को आपको बताया है। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।